वेलकम बैक बच्चों। भारत स्किल्स के नए क्वेश्चन बैंक के अनुसार इंग्लिश लिटरेसी के सवालों को करके देख रहे हैं। पहले पार्ट में हमने 25 क्वेश्चन तक कर लिए हैं, आज उससे आगे। क्वेश्चन 26, विच पंक्चुएशन मार्क शुड बी यूज इन द फॉलोइंग सेंटेंस। पंक्चुएशन मार्क्स क्या होते हैं? वो जो हम कहीं कैपिटल सेंटेंस शुरू करने से पहले कैपिटल लिखना है, प्रॉपर नाउन में कैपिटल लिखना है, कॉमा लगाना है, फुल स्टॉप लगाना है, क्वेश्चन मार्क लगाना है, इन्वर्टेड कॉमास लगाना है, ब्रैकेट लगाने हैं, ये सब पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं। मतलब ये शब्द नहीं होते। आप ऐसा समझ लीजिए कि राइट करते हुए यानी कि लिखते हुए ये हमारी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है। पढ़ते हुए हमें पूरा संदेश समझ में आता है, उसमें मदद करते हैं ये पंक्चुएशन मार्क। ये वर्ड्स नहीं होते, शब्द नहीं होते, लेकिन ये संदेश को समझने में आसान कर देते हैं। तो ये हमारे राइटिंग के नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मान सकते हैं आप इन्हें। हमसे ये पूछा जा रहा है कि नीचे एक सेंटेंस लिखा है, सवाल में नीचे एक सेंटेंस लिखा है, उसमें कौन सा पंक्चुएशन मार्क आएगा। सवाल है, मतलब जो लिखा हुआ है सेंटेंस वो ये है, इज़ देयर एनी साइट इंजीनियर हेयर। क्या यहाँ पर कोई साइट इंजीनियर है, ये मतलब हुआ इस लाइन का। तो आपने ये लाइन का हिंदी में समझ के ये जान गए होंगे कि सवाल पूछा जा रहा है, क्या यहाँ पर कोई साइट इंजीनियर है, इज़ देयर एनी साइट इंजीनियर हेयर। तो क्या पंक्चुएशन मार्क लगेगा? क्वेश्चन मार्क लगेगा। तो पहला ऑप्शन सही है। कॉमा कहीं लग नहीं रहा बीच में, क्योंकि कहीं हमें कॉमा लगाने की ज़रूरत नहीं महसूस हो रही है सेंटेंस में। फुल स्टॉप इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि ये एक सवाल पूछा गया है और सवाल के अंत में क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। एक्सक्लेमेशन मार्क जो सबसे लास्ट ऑप्शन है, एक्सक्लेमेशन मार्क जब हम किसी अपने भाव को व्यक्त करते हैं, खुशी के, डर के, दुख के या धन्यवाद के भी भाव को जब हम व्यक्त करते हैं, तब हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं, ताकि पढ़ने वाले को समझ में आ जाए कि जो लिखा है वो किसी भाव के साथ लिखा है। मतलब जैसे मान लीजिए लिखा है कहीं वाओ या ओ माय गॉड, उसके बाद अगर एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है तो ये फ्लैट नहीं बोला गया है, ये किसी भाव के साथ बोला गया है, तो वो एक संदेश पूरा समझ में आता है। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ सेंटेंस विद अ करेक्ट पंक्चुएशन। 4 आपको ऑप्शन दे रखे हैं, सब में कोई सेंटेंस लिखा हुआ है और हमें ये बताना है कि सेंटेंस में सही पंक्चुएशन मार्क कहाँ लगे हुए हैं। पहला है, द बॉक्स इज़ फुल ऑफ नट्स, कॉमा, बोल्ट्स, कॉमा, स्क्रूज एंड नेल्स। बात सही है भाई, 4 चीज़ें बॉक्स में हैं तो चारों चीज़ों को अलग अलग बताना है ना। ऐसा ना हो कि कोई नट बोल्ट को एक ही मान ले। नट भी हैं, बोल्ट भी हैं, नट बोल्ट कोई एक चीज़ नहीं है। तो नट और बोल्ट के बीच में कॉमा लगा हुआ है, बोल्ट और स्क्रू के बीच में एक कॉमा लगा हुआ है, और आखिरी नेल्स यानी कि कीलों और स्क्रू पेज के बीच में एंड लगाया हुआ है। यही तरीका होता है हमारा पंक्चुएशन को लिखने का। अगर 4 चीज़ें हैं तो तीसरी और चौथी चीज़ के बीच में एंड लगाएंगे, बाकी सब के बीच में कॉमा लगाएंगे। आप सबको पता है ये बात। अगर 3 चीज़ें होती तो 2 के बीच में, पहली 2 के बीच में कॉमा और आखिरी 2 के बीच में एंड। तो पहला आंसर सही लग रहा है। अगला ऑप्शन देखते हैं, द बॉक्स इज़ फुल ऑफ नट्स, बोल्ट्स, नट और बोल्ट के बीच में कॉमा नहीं लगा हुआ है, तो ये आंसर गलत हो जाता है। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, द बॉक्स इज़ फुल ऑफ नट्स, बोल्ट्स, स्क्रूज, कहीं कॉमा नहीं लग रहा है, और आखिर में क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ऐसा लग रहा है जैसे सवाल पूछा जा रहा है। सवाल पूछते हुए ऐसे नहीं पूछा जाता, या तो WH क्वेश्चन से शुरू होता है सवाल, या इज़ से शुरू होगा, या आर से शुरू होगा। वो सवाल लिखने का एक तरीका होता है, पूछने का तरीका होता है। ये तो सीधा एक सेंटेंस है, द से शुरू हो रहा है, तो ये क्वेश्चन मार्क तो यहाँ नहीं हो सकता था। आखिरी ऑप्शन है, द बॉक्स इज़ फुल ऑफ नट्स, कॉमा, बोल्ट्स, कॉमा, स्क्रूज एंड नेल्स, आखिर में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दिया। इसमें कोई भाव थोड़ा ही आ रहा है, हमें कोई बहुत आश्चर्य थोड़ा ही हुआ ये बताते हुए। तो ये भी ऑप्शन अच्छा नहीं लग रहा है, ऑप्शन ए सही है, कोई दिक्कत। नेक्स्ट टॉपिक है काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस इंट्रोडक्शन। ओके, ये 4 तरीके की जो सेंटेंसेस हैं इनको समझ लो भाई पहले, ताकि आगे के इस जितने भी इस टॉपिक में क्वेश्चन होंगे उनको ज़्यादा देर ना लगे। डिक्लेरेटिव होता है जब हम कोई फैक्ट बताते हैं, कोई सच बताते हैं, कोई बात, एक ऑर्डिनरी बात जब हम करते हैं, उन वाक्यों को डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस कहा जाता है। जैसे मेरा नाम संजय पुंडीर है, ये एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। ना तो इसमें कोई मेरा भाव है, ना मैं कोई सवाल पूछ रहा हूँ, ना ही मैं कोई आपको ऑर्डर कर रहा हूँ या रिक्वेस्ट कर रहा हूँ।
मैं सिर्फ एक फैक्ट बता रहा हूँ, एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ, उसको हम कहते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस। अगला ऑप्शन है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव वो सेंटेंस होते हैं जिसमें कोई सवाल पूछा गया है जिसका उत्तर पाना बाकी है, उसको हम इंटेरोगेटिव, प्रश्नवाचक जिसको आप हिंदी में कहेंगे, वो सेंटेंस इंटेरोगेटिव कहलाते हैं इंग्लिश में। अब ये तीसरा इम्पेरेटिव है, इसको ज़रा ढंग से समझ लेना। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जब हम किसी को कोई काम करने के लिए कहते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं, या तो फोर्स करके कह रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, या रिक्वेस्ट कर रहे हैं। इस तरीके के जब कोई सेंटेंस होते हैं उनको हम इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं कि इसके बाद कोई एक्शन होना है। इसको प्रश्नवाचक से कंफ्यूज मत करना। प्रश्नवाचक में हम सवाल पूछते हैं और सिर्फ उत्तर का उम्मीद करते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस में हम या तो कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं, किसी को कुछ करने को कहा जा रहा है, चाहे आदरपूर्वक, क्षमापूर्वक या फिर ऑर्डर दे के, यानी कि फोर्सफुली कहा जा रहा है, उन सेंटेंसेस को हम इम्पेरेटिव कहते हैं। और एक्सक्लेमेटरी तो आप जानते ही हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वो होते हैं जब हम कोई खुशी का या दुख का भाव व्यक्त करते हैं किसी सेंटेंस में, तो हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं उनको। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। स्टेट द काइंड ऑफ सेंटेंस, जो नीचे हुआ एक वाक्य लिखा हुआ है उसका आपको ये बताना है कि इन चारों में से ये कौन सा वाक्य है। कीप द टूल्स इन गुड कंडीशन, अपने औजारों को सही कंडीशन में रखें। क्या लग रहा है? कोई सवाल पूछा गया है? नहीं। कोई फैक्ट बताया गया है? अगर ये फैक्ट बताया गया होता तो ये लिखा होता अपने टूल्स को सही कंडीशन में रखना चाहिए, ये तो होता डिक्लेरेटिव। लेकिन लिखा क्या हुआ है? लिखा हुआ है कीप द टूल्स इन गुड कंडीशन, मतलब अनिवार्य है अपने औजारों को सही कंडीशन में रखें, आपको ये काम करने को कहा जा रहा है। इसका उत्तर होगा इम्पेरेटिव। आपको कोई कार्य करने को कहा जा रहा है, ये कोई स्टेटमेंट नहीं बताया गया है। ऐसा नहीं कहा गया है कि आपको अपने टूल को सही कंडीशन में रखना चाहिए, ये तो होता है एक फैक्ट, एक स्टेटमेंट। लेकिन अगर ये कहा गया है कि अपने टूल्स को सही कंडीशन में रखें, कीप द टूल्स इन गुड कंडीशन, ये इम्पेरेटिव हुआ। और टॉपिक का नाम है प्रैक्टिस इन फ्रेमिंग सेंटेंसेस। क्वेश्चन नंबर 31 है रीअरेंज द जम्बल्ड वर्ड्स टू फॉर्म अ मीनिंगफुल सेंटेंस। जो नीचे चार आपको वर्ड दिए हैं उनको ऐसे बिठाना है, ऐसे सजाना है, एक सेंटेंस बनाना है जिसका कोई मतलब निकल सके, उस पूरे सेंटेंस का कोई संदेश बन सके। एज सुपरवाइज़र इन BHL वर्क पीटर, इसका कोई मतलब नहीं निकल रहा, सिंटेक्स सही नहीं है, तो हमें वो सही करना है इनको जंबल करके, मतलब इसको रीअरेंज करके। पहला ऑप्शन है एज सुपरवाइज़र इन BHL वर्कड पीटर। अब अगर इसको आपको हिंदी में दे दिया जाएगा ना तो आपको वो भी सही लगेगा, लेकिन इंग्लिश का जूं का तो ट्रांसलेशन हिंदी में नहीं किया जाता है। अगर आपको हिंदी में इसका ट्रांसलेट करूं तो ये तो ऐसा बन जाएगा कि सुपरवाइज़र के तौर पर BHL में काम करता है पीटर। बात तो सही लग रही है ना, मतलब समझ में आ गया। लेकिन ये आंसर सही नहीं है बच्चों। क्यों सही नहीं है? क्योंकि एक आम सेंटेंस में हम कर्ता को शुरू में लिखते हैं, ख़ास तौर से एक्टिव वॉइस में। एज सुपरवाइज़र हम ऐसे सेंटेंसेस को शुरुआत नहीं करते, हम पीटर की बात कर रहे हैं तो पीटर को सबसे पहले जो करता है उसको लिखा जाएगा। तो ढूंढते हैं ज़रा कहाँ लिखा है पीटर सबसे पहले। करता है पीटर, तो इसका आंसर सी हो जाता है, पीटर वर्कड एज सुपरवाइज़र इन BHL। और सुनने में भी अच्छा लग रहा है हमें इतनी तो इंग्लिश आती है। ये पीटर जो है भाई साहब वो BHL में काम करते हैं। वैसे मैं BHL कई बार गया हूँ, मुझे पीटर नाम का कोई आदमी मिला नहीं है। तो पीटर वर्कड एज सुपरवाइज़र इन BHL सही आंसर है। अगला सवाल है, उसमें भी हमें इन नीचे दिए हुए सेंटेंसेस को आपस में इधर उधर करके और सेंटेंस बनाना है। रीअरेंज द वर्ड्स टू फॉर्म अ सेंटेंस। स्मॉल पीसीज इनटू कट द ऑनियंस। अब इसमें कोई करता तो है नहीं, क्योंकि ऑनियंस को काटना है छोटे छोटे पीसेस में, ये हमारा सेंटेंस बनने वाला है। पर काटेगा कौन ये तो नहीं दे रखा, तो इसमें सब्जेक्ट तो कोई, यानी कि करता तो कोई है नहीं। अब क्या करें? अब क्रिया सबसे पहले आएगी। अगर कर्ता कोई नहीं है तो क्रिया सबसे पहले आएगी। तो क्रिया क्या है हमारी? कट करना है किनको? ऑनियंस को। तो कट द ऑनियंस सबसे पहले आएगा। तो कट द ऑनियंस एक ही जगह लिखा हुआ है। सी ऑप्शन इसलिए गलत है क्योंकि इन्होंने कट ऑनियंस लिखा है, जबकि क्वेश्चन में द ऑनियंस एक साथ दे रखा है। आपने देखा गौर से, यहाँ पर द ऑनियंस एक साथ लिखा हुआ है, जबकि सी ऑप्शन में ऑनियन अलग लिख दिया और द अलग लिख दिया। ये नहीं करना था इनको, मतलब ये तो आंसर गलत हो गया ना फिर।
तो हमारा ऑप्शन ए सही है, कट द ऑनियंस इनटू स्मॉल पीसेस। और ये सुनने में भी सही लग रहा है ना कि ऑनियंस को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेंटेंस प्लीज़ हेल्प मी फिनिश दिस कैन बी यूज्ड टू। ये जो सेंटेंस है जिसमें प्लीज़ लिखा हुआ है कि प्लीज़ मेरी मदद कर दो इस काम को करने में, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, तो ये क्या हो सकता है, ये सेंटेंस क्या हो सकता है, क्या कहा जा रहा है। मेक अ रिक्वेस्ट, कोई एक प्रार्थना की जा रही है, जाहिर सी बात है प्लीज़ लिखा हुआ है तो कोई बहुत रिक्वेस्ट कर रहा है, यार उसका काम कर दो, जाके उसकी मदद कर दो। अगला ऑप्शन है नन ये हम जान चुके हैं, नन तो ऑप्शन होने का नहीं, नन या नन ऑफ द अबव ये तो ऑप्शन नहीं है आपके क्वेश्चन बैंक में, वो तो मैंने आसान कर दिया पहले ही। अगला ऑप्शन है गिविंग ओपिनियन, क्या हम अपनी राय देते हैं प्लीज़ कह के कि कृपया मेरी सलाह मान लीजिए, हाँ ऐसा कहते हैं पर तब भी हम रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं, सलाह भी दे रहे हैं तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मान लीजिए। तो प्लीज़ जब भी लिखा आएगा या काइंडली लिखा आएगा तो हम रिक्वेस्ट करते हैं, वो भाव प्रार्थना का आता है कि हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि कृपया करके ये काम कर दीजिए। आखिरी ऑप्शन है शेयरिंग इन्फॉर्मेशन, क्या मैं आपसे कोई सूचना साझा कर रहा हूँ, उसके लिए प्लीज़ नहीं कहा जाता, उसको डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस में कहा जाता है, कोई फैक्ट बताया जाता है कि ये सूचना है आपके लिए साझा कर रहा हूँ। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही है। किसी को कोई शक हो तो प्लीज़ कमेंट में लिखें। अगला हमारा टॉपिक है ग्रीटिंग्स एंड सेल्फ इंट्रोडक्शन। ग्रीटिंग होता है अभिवादन करना, जब हम किसी से मिलते हैं तो हम अभिवादन करते हैं, चाहे फॉर्मल करें या इनफॉर्मल करें। दोस्तों में मिलते हैं तो हेलो, हाय, हे ऐसे बोलते हैं। बड़ों से मिलते हैं तो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, सर ऐसे बात करते हैं। और सेल्फ इंट्रोडक्शन होता है अपना परिचय देना। तो इसके बारे में कुछ इंग्लिश के सवाल होंगे, उनको सॉल्व करते हैं। पहला सवाल है फॉर्मल ग्रीटिंग्स आर यूज्ड व्हेन। फॉर्मल होती है औपचारिक, जो हम बड़ों के साथ, औहदों में बड़ों के साथ, सीनियर्स के साथ, अपने घर में बड़ों के साथ, बड़े रिश्तेदारों के साथ। वैसे आमतौर पर घरों में और दोस्तों में हम इनफॉर्मल रहते हैं, पर इनफॉर्मल होने का मतलब ये नहीं है कि आप फॉर्मल नहीं हो सकते। एक बात को ढंग से समझ लेना बच्चों, आप घर में फॉर्मल हो सकते हो, लेकिन आप घर के बाहर किसी फॉर्मल जगह पे इनफॉर्मल नहीं हो सकते। तो अपनी आदत फॉर्मल होने की डालो। घर में भी अगर फॉर्मल हो जाओगे कोई आफत नहीं आएगी, लेकिन अगर फॉर्मल जगह पर इनफॉर्मल निकल गया अंदर से तो दिक्कत ज़्यादा है। फॉर्मल होता है औपचारिक, जैसे स्कूल हुआ, इंस्टीट्यूट हुआ, कोई ऑफिस हुआ, किसी और का दफ्तर हुआ, बैंक हुआ, ये सारी जगह फॉर्मल होती है। तो हमसे पूछा ये जा रहा है फॉर्मल ग्रीटिंग, जब हम किसी औपचारिक अभिवादन करते हैं जैसे गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, तो वो कहाँ करते हैं। पहला ऑप्शन है मीटिंग समवन न्यू और ओल्डर इन एज। हम किसी नए व्यक्ति से मिल रहे हैं जो उम्र में हमसे बड़ा है, तो आप उसको हेलो नहीं बोलोगे उसके कंधे पे हाथ डाल के, दोस्त नहीं है वो तुम्हारा, एक तो अनजान है, नया लिखा ना समवन न्यू, और एक वो बड़ा भी है। तो पहला ऑप्शन तो ये हुआ कि फॉर्मल, उसको तो फॉर्मल ग्रीट करेंगे ना, उसका अभिवादन जो है बहुत औपचारिक करना पड़ेगा। पहला ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन है मीटिंग हायर ऑफिशियल्स, जब हम बड़े ओहदे पे बैठे हुए लोग बागों से मिलेंगे तब भी आपको अपना अभिवादन फॉर्मल रखना पड़ेगा। बिज़नेस मीटिंग में भी जब हम बिज़नेस मीटिंग करते हैं तो एक दूसरे को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून बहुत फॉर्मली, हम हेलो और गले नहीं मिलते हैं बिज़नेस मीटिंग करते हुए, बहुत फॉर्मल रहते हैं। और नीचे लिखा हुआ है ऑल ऑफ द अबव। इतनी मेहनत क्यों करवा रहे हो यार, जब ऑल ऑफ द अबव लिखा है तो सबसे पहले तो उसी को देख लो। आंसर ऑल ऑफ द अबव सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू हुम कैन यू से दिस सेंटेंस। आप निम्नलिखित जो वाक्य है वो किसको कह सकते हो। लिखा है हे इट्स बीन लॉन्ग टाइम सिंस वी मेट। अरे वो बहुत दिनों बाद मिला भाई। हिंदी में कुछ ऐसा भाव आया इस सेंटेंस का। ये किसे कह सकते हो आप, पिताजी को, अपने प्रिंसिपल को, अपने बॉस को किसको कहोगे, फ्रेंड को। एक तो है सुपीरियर, सुपीरियर मतलब हमारे से बड़ा बॉस। एक है स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर जिसको हम नहीं जानते। और एक है आईटीआई का प्रिंसिपल। यार हम इतने बेतकल्लुफ़ी से किससे मिलेंगे, अनजान आदमी से थोड़े मिलेंगे। अरे भाई जो अनजान है, स्ट्रेंजर है, उसको तो हम ये कह ही नहीं सकते कि बहुत दिनों बाद मिला, वो तो पहली बार मिल रहा है बेचारा। तो इसका आंसर फ्रेंड ही है और हम सबको पता है, वो तो बस मैं आपको वैसे ही खेल रहा हूँ आपके साथ समझाने के लिए। अगला क्वेश्चन है व्हेन आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ इट। जब मैं अपना परिचय देता हूँ तब वह, आगे हमें कुछ बताना है, नीचे हुए ऑप्शंस में ढूंढना है। हेल्प अस टू नो अबाउट आवर सेल्फ। जब मैं अपना परिचय देता हूँ कभी तो हम
खुद को पहचानते हैं तब पहचानते हैं हम, जब मैं बता देता हूँ कि मैं संजय पुंडीर हूँ तब मैं पहचानता हूँ कि मैं संजय पुंडीर हूँ, ये तो नहीं है। हेल्प्स अदर्स टू नो अबाउट फ्रेंड्स, जब मैं अपना परिचय दे रहा हूँ तो दूसरे सुनने वाले मेरे दोस्तों के बारे में पता करते हैं उस समय, नहीं, ये भी बात सही नहीं है। हेल्प्स अदर्स टू नो अबाउट मी, हाँ, दूसरों को मेरे बारे में जानने में मदद मिलती है जब मैं अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन देता हूँ, जब मैं अपना परिचय देता हूँ तो दूसरे मेरे बारे में जान जाते हैं। ये बात सही नज़र आ रही है, तो आंसर सी सही है। आखिरी ऑप्शन भी क्यों छोड़े? हेल्प्स माई सेल्फ नो अबाउट अदर्स, परिचय मैं दे रहा हूँ और वो मुझे मदद करेगा दूसरों को समझने में, वो दूसरों को समझेंगे तब जब वो अपना परिचय देंगे ना, तो इसका आंसर सी सही है। तुम्हें तो बिना बात ही लग रहा था यार, तुम्हारी इंग्लिश तो बड़ी कमज़ोर है, तुम्हें तो सारी बात समझ में आ रही है, बिना बात डराते रहते हो यार। आस्किंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू क्वेश्चंस, या तो सवाल पूछना है इस सेक्शन में या किसी सवाल का हमें उत्तर देना है, उसके शिष्टाचार की बात करेंगे ज़्यादा हमें ना। चलिए, पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस कैन बी यूज टू मेक रिक्वेस्ट, निम्न में से कौन सा ऐसा वर्ड है जिसका प्रयोग करेंगे हम कोई प्रार्थना करते हुए, रिक्वेस्ट करते हुए। अगर किसी से हमें कोई काम करवाना है तो हमें उससे प्रार्थना करनी चाहिए ना भाई, अगर कोई हमारी मदद कर रहा है या हम किसी से चाह रहे हैं हमारी मदद कर दो तो हम उसको रिक्वेस्ट करेंगे, राइट। पहला है आई होप, आई होप मतलब होता है मुझे लगता है ऐसे हम किसी से कहेंगे कि मुझे लगता है कि आपको मेरी सहायता कर देनी चाहिए, वो कहेगा तुझे लगता है तो मैं क्या करूं भाई, मुझे तो नहीं लगता। आई बिलीव, मेरा मानना है कि आप मेरी सहायता करें वो कहे तुम मानता रहे भैया, मेरे से क्या फ़र्क पड़ रहा है। लेकिन आप अगर कहेंगे प्लीज़, कृपया करके मेरी सहायता कर दीजिए, तो वो आ जाएगा आपकी सहायता करने के लिए। तभी कह रहा हूँ अच्छे बनो दोस्तों। मे बी, हो सकता है तुम्हें मेरी मदद करनी सही चाहिए वो कहेगा ठीक है, सोच के बताऊंगा आंसर प्लीज़ ही है। हमसे पूछा गया था इनमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जो हमें रिक्वेस्ट का भाव देता है, वो प्लीज़ है, काइंडली है, ठीक है। अगर मे भी यूज़ कर रहे हो ना फोर्थ वन, तब भी आपको मे बी, यू कैन प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ तो कहीं ना कहीं आएगा ही आएगा, और उस प्लीज़ से ही हमारी रिक्वेस्ट का भाव आएगा, ठीक है, समझ में आ रही बात। अगला क्वेश्चन है, द फ्रेज कुड यू प्लीज़ टेल मी अबाउट, अच्छा फिर प्लीज़ आ गया ना बीच में। अगर प्लीज़ आया और काइंडली आया कहीं, कृपया करके जिसको हिंदी में कहते हैं, तो वो रिक्वेस्ट होता है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि ये कुड यू प्लीज़ लेट मी अबाउट, कुड यू प्लीज़ टेल मी अबाउट, क्या आप कृपया करके मुझे बता पाएंगे किस बारे में, इस बारे में, ऐसा कुछ सेंटेंस लिखा है। तो ये कब यूज़ करेंगे हम? थैंक समवन, जब हम किसी का शुक्रिया कर रहे हों। जब हम किसी का शुक्रिया करते हैं तो ये नहीं कहते कि कृपया मुझे इस बारे में कुछ बता दीजिए, तब तो हम थैंक यू कहते हैं ना। इंट्रोड्यूस समवन, जब हम किसी का परिचय करवा रहे होते हैं तब भी हम ये नहीं कहते कुड यू प्लीज़ टेल मी अबाउट, हाँ आप कह सकते हैं ना कुड यू प्लीज़ टेल मी अबाउट योर सेल्फ, तो हम तो उसका परिचय मांग रहे हैं। ऑप्शन में क्या लिखा है? इंट्रोड्यूस समवन, हम तो किसी का परिचय करवा रहे हैं। तो परिचय करवाना अलग चीज़ होती है। अगर आपने आगे योर सेल्फ भी लिख दिया ऊपर क्वेश्चन में, तो हम उससे परिचय मांग रहे हैं, करवा नहीं रहे, मांग रहे हैं। दोनों बातों में फ़र्क है, समझो। अगला क्वेश्चन है, अगला ऑप्शन है आस्क फॉर इन्फॉर्मेशन। ये बात सही है, हम कोई सूचना मांग रहे हैं, चाहे हम उसका परिचय ही मांग रहे हैं, वो भी सूचना ही है जो हम मांग रहे हैं। कुड यू प्लीज़ टेल मी अबाउट योर सेल्फ, या दिस प्लेस, या माई फ्रेंड, किसी के बारे में कोई सूचना मांग रहे हैं और बहुत आदर के साथ मांग रहे हैं। ऑप्शन सी सही है, आस्क फॉर इन्फॉर्मेशन, हम किसी से कोई सूचना मांग रहे हैं, ठीक है। गिव इन्फॉर्मेशन ऐसा नहीं होता। गिव इन्फॉर्मेशन में हम कुड यू प्लीज़, आपसे नहीं कहते कि आप, पूछ तो रहा हूँ आपसे और दे रहा हूँ सूचना में, ऐसा थोड़ा ही होता है। सॉरी बच्चों, थोड़ी तबीयत ख़राब है 3-4 दिन से, इसलिए आवाज़ थोड़ा खरखरा रही है। What will be the response to the question B? ये जो आगे क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसका क्या उत्तर हो सकता है, वो निम्नलिखित में से हमें ढूंढना है। How was the class today? आज की क्लास कैसी रही? और ये तुम कमेंट बॉक्स में सब लिखना, कोई कमेंट में नहीं पूछता है। ऐसा लग रहा है या तो मेरी बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही, और या फिर मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ। बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ इसमें तो मुझे शक होता है। बिल्कुल समझ में नहीं आ रही, वो मुझे पता नहीं क्यों नहीं आ रही, आप कमेंट लिखते नहीं है। चलिए
तो हमें इस सवाल का उत्तर बताना है क्या हो सकता है। सवाल ये है, हाउ वॉज क्लास टुडे, क्लास कैसी थी आज की। उत्तर क्या है, पहला ऑप्शन है इट वॉज फाइन, वी लर्नड मैनी न्यू थिंग्स, बहुत अच्छी थी और आज हमने बहुत अच्छी नई नई जानकारियाँ हासिल करी। ऑप्शन ए तो सही लग रहा है, ओह आई सी किसी ने पूछा आज तुम्हारी क्लास कैसी थी और तुम कहो ओह आई सी, ये तो कुछ मतलब नहीं बना ना। ओह आई सी हम तब बोलते हैं जब आपको कोई ऐसी बात बता दी जाए जिससे आप आश्चर्यचकित हो जाएं, तब हमारे मुंह से निकलता है कि अच्छा। जब हमारे हिंदी से निकलता है अच्छा, तो इंग्लिश में उसको कहते हैं ओह आई सी। ऑलराइट, इज़ इट सो भी तभी होता कहते हैं हम जब हमें कोई चीज़ आश्चर्य कर रही हो। अच्छा क्या ऐसा है, तब हम कहते हैं इज़ इट सो। तो ये भी आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि हमसे सवाल क्या पूछा गया है, तुम्हारी क्लास कैसी थी आज। तो हम ये नहीं कह सकते कि अच्छा ऐसा है थैंक यू भी नहीं कह सकते। कोई सवाल बेचारा पूछ रहा है तुम्हारी क्लास कैसी थी, हम कहते थैंक यू, हम तुमसे बात नहीं करना चाह रहे हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो इसका सही उत्तर है ए। हो सकता है आपको लगे हाँ हम तो ऐसा कह देंगे। बच्चों, शिष्टाचार उसमें रहिए, आदर्श व्यवहार अपनाइए, वही सिखाया जा रहा है आपको। बाकी सारी चीज़ें तो आपको सिखा दी गई हैं ऑलरेडी। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, बहुत सारे लोग लगे पड़े हैं कुछ सिखाने में, ज़रा संभल के। शेयरिंग इन्फॉर्मेशन विद अदर्स, अब अगला टॉपिक है, जब हम सूचनाएं साझा करते हैं दूसरों के साथ तो हम कैसे इंग्लिश में कम्युनिकेट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द करेक्ट क्वेश्चन टू आस्क टू गेट द रिस्पॉन्स। हमें कोई उत्तर चाहिए और क्या तरीका होना चाहिए इस उत्तर को पाने के लिए, जो आगे लिख रखा है। इट इज़ 2 किलोमीटर फ्रॉम द रेलवे स्टेशन, ये तो है उत्तर। हमसे पूछा जा रहा है इसका सवाल क्या होगा। उत्तर क्या है कि वह 2 किलोमीटर है रेलवे स्टेशन से, ये उत्तर है। तो इसका सवाल क्या हो सकता है, वेयर इज़ रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन कहाँ है। तो क्या उसका उत्तर ये मिल सकता है कि वो रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर दूर है, नहीं हो सकता। तो पहला आंसर तो गलत हुआ। हाउ फार इज़ द ITI फ्रॉम द रेलवे स्टेशन, आपका संस्थान ITI संस्थान रेलवे स्टेशन से कितनी दूर है। उसका जवाब ये हो सकता है इट इज़ 2 किलोमीटर फ्रॉम द रेलवे स्टेशन, वो रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर दूर है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही लग रहा है, फिर भी अगले ऑप्शन पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है, व्हेन इज़ द ट्रेन कमिंग। आपके आंसर फंस गए आप। कोई हमसे पूछेगा ट्रेन कब आ रही है, हम कहेंगे वो रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर दूर है। इसका जवाब कैसे दोगे बच्चों। व्हेन पूछा गया है, टाइम पूछा गया है, वेयर नहीं पूछा गया है। वेयर इज़ द ट्रेन, अगर सवाल होता वेयर इज़ द ट्रेन तो उसका आंसर हो सकता था इट इज़ 2 किलोमीटर फ्रॉम द रेलवे स्टेशन, अगर आप रेलवे स्टेशन पे खड़े हो तो। राइट, सवाल में लिखा है व्हेन इज़ द ट्रेन कमिंग, तो आपको टाइम बताना है, 5 मिनट में आ रही है या 2 मिनट में आ रही है। समझ गए, ये तरीके हैं समझने के, और ये उम्मीद की जा रही है आप लोगों से। हाउ आर यू गोइंग टू द ITI, आप ITI कैसे जा रहे हो। तो इसका जवाब तो होगा साइकिल पे जा रहे हैं, रिक्शे में जा रहे हैं या मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं। इसका जवाब ये नहीं हो सकता, इट इज़ 2 किलोमीटर फ्रॉम द रेलवे स्टेशन। ठीक है ना, इसका आंसर बी ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन समवन सेज थैंक यू वी शुड रिप्लाई एंड से। जब कोई हमें कहता है धन्यवाद तो हमें क्या जवाब देना चाहिए। नीचे विकल्पों में वो जवाब छुपा हुआ है, वो ढूंढना है। हम कहते हैं थैंक यू आपके यहाँ सर ये आंसर तो बिल्कुल सही है, क्योंकि इंग्लिश में जब भी हमसे कोई थैंक यू कहता है तो हमारे मुंह से थैंक यू निकलता है। ये जवाब सही नहीं है, ऐसे जवाब नहीं देना होता। शुक्रिया वो कर रहा है, उसका फ़र्ज़ है करना, वो भी आदर्श व्यवहार अपना रहा है, उसको अपनाने देना चाहिए, उसका हक है। वो दुनिया में सिर्फ आप ही अच्छे थोड़े बनेंगे, हम सब अच्छे बनेंगे। जिसके साथ अच्छा हुआ वो दूसरे को थैंक यू कहेगा। तो थैंक यू वाला क्या जवाब देगा, वो थैंक यू नहीं कहेगा, यू आर वेलकम कहेंगे हम। जब कोई आपको थैंक यू कहे तो आप क्या कहेंगे, यू आर वेलकम। इसका क्या मतलब होता है, आपका स्वागत है। इसको ऐसे नहीं समझा जाता, पूरा अगर इसको बोला जाएगा तो कहा जाएगा यू आर वेलकम एनी टाइम, मतलब इस तरीके के कामों के लिए तो कभी भी आ जाना। वो जो कहते नहीं हम, जैसे आम भाषा में आधी रात नू बंदा हाजिर है वो वाला, भाई आधी रात को आवाज़ मारियो, आधी रात को भाई आएगा तेरा, वो वाला यू आर वेलकम। मतलब इस तरीके की बातों के लिए आपका हमेशा स्वागत है। जब कोई थैंक यू कहे तो हमें भी अपना आदर्श व्यवहार प्रदर्शित करते हुए उसका जवाब ऐसे देना होता है। ऑप्शन बी सही है, फिर भी देख लेते हैं। बाय बाय,
कोई कहे धन्यवाद, आप कहे बस दफ़ा हो जा, निकल ले, दोबारा ना जाइए। ये आंसर सही नहीं है। आपको चाहे कितने भी आंसर तर्क संगत लग रहे हों, पर ये कुतर्क हैं, तर्क नहीं है। हाउ आर यू, कोई कह रहा धन्यवाद वगैरह और बता कहता है, आप कहा हाँ ऐसा कर देते हैं हम। करना नहीं चाहिए। आप क्या करते हो उससे मुझे मतलब नहीं है। आदर्श परिस्थिति में क्या होना चाहिए मुझे वो सिखाना है, राइट। विच ऑफ दीज फ्रेजेज विल यू यूज़ टू गिव ओपिनियन। जब हम ओपिनियन मतलब कोई सलाह, कोई राय, अपनी राय देते हैं, तो नीचे दिए हुए फ्रेजेज में से कौन सा फ्रेज़ हम प्रयोग करेंगे। हमें सलाह देनी है, मतलब ऐसा समझो कहीं बात हो रही है और बीच में हमें भी अपनी एक सलाह देनी है। टांग अड़ाने की आदत तो हमें है ना, जैसे मुझे है। यूट्यूब पे सब चल रहा था, बढ़िया चल रहा था। मुझे क्या ज़रूरत थी आने की, आ गया हूँ। टांग अड़ाने की आदत है, मुझे भी अपनी सलाह देनी है भाई। ठीक है, मैं तुमसे अलग थोड़ा ही हूँ, तुमसे कम भी नहीं हूँ। इट इज़ अबाउट हम तब कहते हैं कि इट इज़ अबाउट मी, ये मेरे बारे में है, या इट इज़ अबाउट दिस थिंग, ये इस बारे में है। तो जब हम ये फ्रेज़ यूज़ कर रहे होते हैं तो हम कोई सलाह नहीं दे रहे हैं, हम तो कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं, ठीक है। तो ये नहीं हम यूज़ करते। कैन यू, क्या आप, सलाह मैं दे रहा हूँ और मैं ये थोड़ी कहूँगा कैन यू कि आपको थोड़ी कहूँगा, फिर तो मैं सलाह दूँगा ना। टेल मी अबाउट भी नहीं होता कि हम मुझे बताओ, इस बारे में बताओ, तब हम सलाह नहीं दे रहे, हम तो और पूछ रहे हैं किसी से। आखिरी ऑप्शन है आई थिंक, मुझे लगता है। ये बात सही है कि मुझे लगता है, ऐसे मैंने कोई बात शुरू करी है तो मैं शायद अपनी सलाह दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इज़ अ फॉर्म ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वो होते हैं जिसमें हम किसी भाषा या किसी भाषा के शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं, वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होते हैं, ठीक है। टॉकिंग टू कुलीग्स, जब हम अपने सहकर्मियों के साथ बात कर रहे होते हैं तो भाषा का, शब्दों का प्रयोग करते हैं ना भाई। हम तो टॉक कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, तो बातें करने के लिए तो बोलना पड़ेगा, बोलने के लिए शब्द होने चाहिए ना हमारे पास। अगला ऑप्शन है फेशियल एक्सप्रेशन, आपके चेहरे के हाव भाव, वो होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। जैसे आप अपने किसी दोस्तों के साथ बात कर रहे हैं, आपके चेहरे से पता चल जाएगा कि आपको वो बातें अच्छी लग रही हैं या आप बोर हो रहे हैं या आपको गुस्सा आ रहा है वो बातें सुन के। आपके चेहरे के हाव भाव, उसमें हम शब्द नहीं बोलते, मुंह से कुछ नहीं बोल रहे, बस हमारे चेहरे को देख के सामने वाले को समझ में आ जाता है, संदेश पहुंच जाता है कि इसको कैसा लग रहा है। ऑप्शन बी सही है। फिर आया टॉकिंग में तो बोलना पड़ेगा, उसमें तो शब्द आएंगे। नॉन वर्बल मतलब अशाब्दिक, जिसमें शब्द नहीं होंगे। आखिरी ऑप्शन है टॉकिंग, फिर टॉकिंग टू कुलीग्स आ गया। पहला और आखिरी ऑप्शन तो बिल्कुल ही एक जैसा है यार, क्या फ़र्क है इन दोनों में। 44th क्वेश्चन, इवन विदाउट स्पीकिंग पीपल मे अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स थ्रू योर, बिना बोले भी लोग बागों को आपकी फीलिंग्स के बारे में पता चल जाता है। हाँ, ये तो आपको पता है। फेशियल एक्सप्रेशन, यस, फेशियल एक्सप्रेशन से पता चल जाता है बिना बोले भी कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। बॉडी लैंग्वेज से ही पता चल जाता है बिना बोले भी आप कैसा महसूस कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम डरे हुए होते हैं तो हमारी बॉडी सिकुड़ने लगती है, हम तब चौड़े होके नहीं चलते, चौड़े होके हम तब चलते हैं जब हमें डर नहीं लग रहा होता है। तो हमारी बॉडी लैंग्वेज बताती है हम कैसा फील कर रहे हैं। जब हम डरे हुए होते हैं ना तो भीड़ बन जाते हैं, भीड़ में खोना चाहते हैं, जहाँ कोई हमें पहचान ना रहा हो, बहुत सारे हों, एक साथ हों, चाहे समझ में कुछ आ रहा हो या ना आ रहा हो, लेकिन भीड़ में हमें रहना है क्योंकि हमें डर लग रहा है। जब हम डर से बाहर निकल जाते हैं तो चौड़े में आ जाते हैं, फिर भीड़ हो या ना हो फ़र्क नहीं पड़ता। तो बॉडी लैंग्वेज सही है आंसर। जेस्चर्स जैसे नमस्ते, मुस्कुरा के नमस्ते करना, सिर खुजाना, ठोडी पे उंगली लगाना, माथे को पकड़ना, सिर पे हाथ पकड़ के बैठ जाना, नुकसान हो गया, इससे भी पता चल जाता है कि आप कैसा फील कर रहे हैं। जेस्चर्स होते हैं ये। अरे यार, ऑल ऑफ द अबव लिखा तो है नीचे, फिर मेहनत करवाते हो इतने सारी, इतना सब कुछ समझ गए हो, आ गया है, फिर भी बीच में रोकते नहीं हो कि सर समझ में आ गया, नीचे ऑल ऑफ द अबव लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एक्सप्रेशंस विल यू चूज़ टू एड्रेस योर बॉस इन एन ईमेल। आप अपने बॉस को ईमेल लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे उनको। हे मनिकम मनिकम उसका नाम है आपके बॉस का, उसको हे हाय हेलो नहीं लिखना है भाई प्लीज़। ये इनफॉर्मल हुआ, अनौपचारिक। बॉस के साथ बहुत फॉर्मल रहना, तमीज़ में, शिष्टाचार में जिसको कहते हैं। डियर मनिकम,
ये भी हो सकता है आंसर। डियर मनिकम हो सकता है, क्योंकि विदेशों में, आपको शायद मालूम नहीं है, विदेशों में टीचर्स को भी सर और मैडम नहीं कहते हैं, मिस्टर संजय या मिस आरती ऐसे बोलते हैं। विदेशों में छोटे छोटे बच्चे, वहाँ की वो कल्चर है, लेकिन ऑफिस की ये कल्चर नहीं है। उसमें आपको डियर सर लिखना चाहिए, ज़्यादा अच्छा ऑप्शन डियर सर है। वैसे डियर मनिकम भी आप लिख सकते हैं, लेकिन आमतौर पे बॉस को नहीं लिखते हैं, आमतौर पर हम अपने बिजनेस एसोसिएट्स को लिखते हैं। ये उसमें भी फॉर्मल ही रहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि डियर मनिकम फॉर्मल नहीं है, फॉर्मल है, लेकिन डियर सर ये है सही आंसर। नन तो कभी होने का ही नहीं आंसर, उसको तो देखना भी मत। नेक्स्ट टॉपिक है स्पीक एंड शेयर इन्फॉर्मेशन अबाउट वर्क प्लेस। अपने कार्यस्थल के बारे में जानकारियों को साझा करना। इस तरीके के कुछ सवाल होंगे, इंग्लिश में उनको कैसे किया जाएगा। पहला क्वेश्चन है आई ज्वाइन मेटल पार्ट्स टुगेदर, आई एम अ। मैं दो धातुओं के पार्ट्स को आपस में जोड़ देता हूँ, तो मैं कौन हूँ? आई एम अ, क्या आएगा आगे? फिटर। फिटर के हाँ सर, मैं तो नट बोल्ट से जोड़ देता हूँ दो धातुओं के पार्ट्स को, और फिटर का तो काम होता है। शायद ये ऑप्शन सही हो सकता है, लेकिन बाकी ऑप्शन तो पढ़ लो दोस्तों। वेल्डर, वेल्डर कहाँ जाएगा? वो तो बेचारा, फिटर तो लकड़ियों के भी को जोड़ देगा, प्लास्टिक के भी को जोड़ देगा। क्वेश्चन में तो खाली मेटल लिखा हुआ है, वो तो बेचारा वेल्डर ही करता है। वेल्डर रबड़ को वेल्डिंग नहीं करता है, वो धातुओं की वेल्डिंग करता है। इसका सही उत्तर है वेल्डर। ऐसे तो प्लम्बर भी जोड़ता है, पाइपों को जोड़ देता है, लेकिन प्लम्बर फ्लेक्सिबल पाइप नहीं होते वॉश मशीन के नीचे, उनको नहीं जोड़ता है। अगर क्वेश्चन में मेटल पार्ट्स लिखा है तो सबसे सही आंसर इसका वेल्डर होता है। मशीनिस्ट नहीं है, मशीनिस्ट जोड़ता नहीं है, वो तो काटता है। ठीक है। 47th क्वेश्चन, आई हेल्प इन डिज़ाइनिंग एंड बिल्डिंग हाउसेज। मैं घरों को डिज़ाइन करना और उनका निर्माण करने में सहायता करता हूँ। हेल्प मतलब सहायता करना। आई एम एन लिखा हुआ है। देखो अब इंग्लिश का मामला है, कितना आसान है समझना। हमें पता है एन लिखा हुआ है तो कोई वॉवल से शुरू होने वाला शब्द आने वाला है। पहला फिटर है, फिटर तो वॉवल से शुरू नहीं, एफ से शुरू हो रहा है। AEIOU से शुरू होना चाहिए था ना ये। अगर डरोगे नहीं तो फिर सारी बातें समझ में आएंगी दोस्तों। IMN लिखा हुआ है, एन तब लिखा जाता है जब अगला शब्द कोई वॉवल से शुरू हो रहा हो। ये बात हमें सबको पता है। टर्नर T से शुरू हो रहा है तो मैं टर्नर भी नहीं हो सकता, और वैसे भी फिटर और टर्नर घरों का निर्माण करना नहीं और उसको डिज़ाइनिंग करना नहीं करते हैं। आर्किटेक्चरल असिस्टेंट, किसी आर्किटेक्चर का असिस्टेंट हूँ मैं, ड्राफ्ट्समैन हूँ मैं। यस, ड्राफ्ट्समैन हो सकता हूँ या उसका कोई जूनियर हो सकता हूँ। आर्किटेक्चरल असिस्टेंट ये आंसर सही है, क्योंकि ये ए से शुरू हो रहा है। आसान है ना यार, कहाँ डर लगता है हमें इंग्लिश से। और निम्मी से कहूँ थोड़े से मुश्किल बना दें। नहीं सर, ठीक है, चलने दो, बस चलन दो गड्डी, चलो वही गड्डी चलाओ। आखिरी में है नर्स। नर्स बेचारी घरों का निर्माण नहीं करती, वो बीमार लोगों की मदद करती है, उनकी सेवा करती है। बहुत आदरणीय होता है, इसीलिए हम उनको सिस्टर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज़ अ करेक्ट रिप्लाई टू द गिवन क्वेश्चन। नीचे क्वेश्चन कोई दे रखा है, हमें उसका आंसर कैसे देना है ये बताना है। क्वेश्चन क्या है? व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं। हाउ डू यू डू नहीं लिखा हुआ है, दोनों का फ़र्क होता है। मतलब व्हाट डू यू डू मतलब होता है आपका व्यवसाय पूछा जा रहा है, आप क्या करते हैं, या प्रोफेशन पूछा जा रहा है। अगर पूछा जाता है हाउ डू यू डू तो इसका मतलब होता है आप कैसे हैं। लेकिन हमसे पूछा क्या गया है व्हाट डू यू डू, तो हम क्या जवाब देंगे देखते हैं। इट इज़ एट कुमारन नगर चेन्नई। ये तो चेन्नई में है, कुमारन नगर में। वो पूछ रहा है आप क्या करते हैं, मैं बता रहा हूँ ये तो चेन्नई में है, कुमारन नगर में। ये तो आंसर नहीं हुआ ना इस क्वेश्चन का। आई एम अ डेस्कटॉप पब्लिशर एट ABC सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन। यस, ये आंसर सही हुआ कि मैं डेस्कटॉप पब्लिशर हूँ। एक कंपनी का नाम है ABC सॉफ्टवेयर डेवलपर उस सॉल्यूशंस, उसमें मैं एक डेस्कटॉप पब्लिशर के तौर पे काम करता हूँ। आंसर सही है। अगला ऑप्शन है आई गो बाई ट्रेन। वो पूछ रहा है आप क्या करते हो, मैं कह रहा हूँ मैं ट्रेन से जाता हूँ। आंसर सही नहीं है ना। और आखिरी ऑप्शन को तो देखना भी मत, तुम छोड़ दो, नन है वो, देखा तो नहीं। अगला हमारा टॉपिक है डिस्कशंस ऑन करंट हैपनिंग्स। जो आजकल हो रहा है दुनिया में, उनके बारे में चर्चा जब करेंगे तो अंग्रेज़ी में कैसे करेंगे। क्वेश्चन है द एक्सप्रेशन टू सम अप इज़ यूज्ड टू। जब हम इस फ्रेज़ को यूज़ करते हैं टू सम अप, मतलब अब मैं सम करना किसको कहते हैं, आखिर में दो या दो से अधिक चीज़ों को आखिर में जोड़ के, मतलब उन सब का निचोड़ के।
हमने जोड़ दिया सबको और उत्तर बता दिया। तो सम अप कहते हैं समराइज़ करने को। समराइज़ भी वहीं से निकला है, सम से ही निकला है ये शब्द। समराइज़ होता है आखिर में उसको अंतिम जो बात है उसमें उसको विराम दे रहा हूँ, अंतिम बात कह के विराम दे रहा हूँ, ये भाव है टू सम अप। पूरा भाषण देने के बाद आखिर में मैं उसका सारांश बता रहा हूँ, सम अप कर रहा हूँ। तो इसको कैसे कब कहा जाता है? एंड अ डिस्कशन, जब मैं डिस्कशन को ख़त्म करना चाह रहा हूँ, पूरी चर्चा हो चुकी है और आखिर में इस चर्चा का निष्कर्ष, तब हम कहते हैं टू सम अप। इनिशिएट अ डिस्कशन, इनिशिएट मतलब होता है शुरू करना। हम शुरू करते हुए ये नहीं कहते कि आखिर में निष्कर्ष ये निकला, निष्कर्ष तो डिस्कशन के बाद निकलेगा, चर्चा के बाद निकलेगा। तो बी ऑप्शन गलत हुआ। आस्क फॉर एन ओपिनियन, किसी सलाह को या किसी राय को मांगने के लिए हम ये नहीं कहते टू सम अप। टू सम अप कहते हैं निष्कर्ष बताने, जब हम निष्कर्ष बता रहे होते हैं। आस्क का डाउट, अपने डाउट्स को क्लियर करने के लिए भी हम टू सम अप नहीं कहते हैं। इसका आंसर है एंड अ डिस्कशन। हम उस डिस्कशन को अब ख़त्म करना चाह रहे हैं, उसका निष्कर्ष या उसका सारांश या उसका आखिर में सम अप, समरी बताना चाह रहे हैं। राइट, समझ में आ रही है बात? मेरी भाषा समझ में आ रही है यार? कमेंट में लिखा करो दोस्तों। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, विच एक्सप्रेशन वुड यू चूज़ टू एग्री विद समवन? इसमें से कौन सा ऐसा एक्सप्रेशन है या कौन सा ऐसा फ्रेज़ है जो आप जब दूसरे वाले के साथ सहमत होते हैं तो आप यूज़ करते हैं इंग्लिश में? ठीक है, मैं किसी के साथ सहमत हूँ ये बताने के लिए मैं इंग्लिश में उसको कैसे बताऊँगा? इन माई एक्सपीरियंस ये कहूँगा, मेरे अनुभव ये कहते हैं, या तो ये कह कि मैं तेरे से सहमत हूँ। ये कहना तो ये हुआ कि मैं शायद उससे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो अपने अनुभव के हिसाब से बता रहा हूँ। अगला ऑप्शन है यू आर एब्सोल्युटली राइट, तुम बिल्कुल ठीक हो। यस, ऐसा हम तभी कहते हैं जब हम सामने वाले से बिल्कुल सहमत होते हैं। ऑप्शन बी सही है। इट इज़ कंसीडर्ड, ऐसा माना जाता है। जब हम ऐसे बोलते हैं इट इज़ कंसीडर्ड, उसका मतलब होता है ऐसा माना जाता है। तो जब मैं ये बात बोलना शुरू कर रहा हूँ ऐसा माना जाता है, तो मैं सामने वाले से एग्री नहीं कर रहा हूँ ना, सहमत नहीं हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसा माना जाता है लेकिन ऐसा है नहीं। राइट, आखिरी ऑप्शन है यस बट। यस तो कह दिया, ठीक है, लेकिन अब ये लेकिन, किंतु, परंतु अगर आ जाता है तो इसका मतलब पूरी सहमति नहीं है ना। ऑप्शन कौन सा सही हो गया? या ये कहूँ कि कमेंट में लिखो ऑप्शन कौन सा सही है, तब लिखोगे तुम बी। नहीं दोस्तों, आप अपनी मर्ज़ी से चलो। आपको कमेंट्स लिखने का मन हो, मेरे से बात करने का मन हो तो ज़रूर लिखो, नहीं मन हो बिल्कुल मत लिखो। बस ये मान के चलना कि मैं आपके कमेंट्स का वेट करता हूँ इस वीडियो में, पर्सनल नंबर पे नहीं। वीडियो में करो आप कमेंट्स, मैं सबका जवाब दूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।